हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हमारे साथ है पुनीत द्विवेदी, जिनकी ऑल इंडिया रैंक है 123। इनका ऑप्शनल मैथ्स है। अब इनका ऑप्शनल अगर मैथ्स है तो स्वाभाविक सी बात है, एक सवाल बनेगा कि टेक्निकल सब्जेक्ट एज ऑप्शनल लेने के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। आप देखते हैं जनरली ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट एज ऑप्शनल ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। हम बात करेंगे क्या ये मिथ है, क्या टेक्निकल सब्जेक्ट ज्यादा स्कोरिंग हो सकते हैं। इसके अलावा हम इनकी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इन्होंने एक अटेम्प्ट में मेंस तक सफर पूरा किया और दूसरे अटेम्प्ट में फाइनली इन्होंने अपना नाम लिस्ट में शुमार कर लिया। तो सबसे पहले तो पुनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है और कॉन्ग्रेचुलेशन ओनली आईएएस की टीम की तरफ से। अब मैं सीधा सवाल पे आऊंगा। ऑप्शनल आपका मैथ्स है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ऑप्शनल्स में क्या डिफरेंस आ जाता है तैयारी में, या फिर किस तरीके से उसका चुनाव होना चाहिए? सर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ऑप्शनल्स में बोथ प्रोज एंड कॉन्स हैं सर। फॉर एग्जांपल सर, टेक्निकल ऑप्शनल अगर मैं मैथ्स की बात करूं या फिर मैं लाइक साइंस स्ट्रीम के किसी भी ऑप्शन की बात करूं, मैथ्स फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल या सिविल, तो इनमें एक मेजर एडवांटेज जो रहता है वो ये रहता है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ सर्टेनिटी रहती है regarding the syllabus and regarding the questions that you might be asked. So sir, just like humanities optional, ऐसा नहीं होता कि current affairs से you need to get updated in these optionals. You just need to cover the basic books and entire syllabus that is mentioned in UPSC website. Other advantages, sir, your efforts get directly proportional to the marks that you see. So whatever effort that you put in these optional, the time that you put in these optional, given the fact that आपका paper अच्छा गया है, you would see your marks also getting proportionately rewarded. This is a key difference between humanities, because humanities optional में certain level of uncertainty हमेशा रहती है कि even if you might have written very good answer, out of 10 or out of 15 you might or might not get say 60 to 70% of the marks. But लास्ट 2 years से मैंने देखा है कि वॉट एवर मार्क्स दैट आई हैव कैलकुलेटेड इन मैथमेटिक्स, आई यूज्ड टू गेट अप्रोक्सीमेटली अराउंड दैट मार्क्स इटसेल्फ. सो एक लेवल ऑफ सर्टेनिटी ये दे देता है आपको मेंस एग्जामिनेशन में. सर, इफ आई टॉक अबाउट टू cons or two negatives of technical optional, they would be, sir, you need to have an aptitude. For example, अगर आप maths choose कर रहे हैं, आपका एक I would say, in my opinion, you should have at least done your graduation in mathematics, or if not, आप engineering से belong करते हो, आप engineering stream से आए हो, या तो आपका graduation level में से physics या maths से आपने graduation किया हो. ये एक aptitude है जो कि I think necessary है, क्योंकि कुछ topics paper 2 में ऐसे हैं जिसमें थोड़ी post graduation level की learning की requirement है. अगर वो आपका aptitude नहीं रहेगा तो आप शायद नहीं कर पाओगे. Second thing is, sir, it takes a lot of time. Mathematics takes a lot of time to complete. If starting from 6 to 7 months, it may take as well, I mean, go up till 12 months or so to complete a basic syllabus. Secondly, sir, it might also happen that जब pre के लिए बैठ रहे हो, I mean, to balance it out with your GS preparation is very difficult. स्पेशली पोस्ट प्री एंड जब आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, तो सर उस समय आपके जीएस के जो पेपर्स हैं और जो मैथ्स के पेपर हैं उसमें स्विच करना और बैलेंस करना टाइम को लेके एक डिफिकल्टी आ जाती है. तो सर ये मेरी तरफ से, मेरे हिसाब से प्रोज एंड कॉन्स हैं. अब हर किसी के लिए एज यू ऑलरेडी नो, हर किसी के लिए he can or she can evaluate and check whether or not maths is a suitable optional or any technical subject is a suitable optional for him. अगर मैं आपकी चर्चा को समअप करने का प्रयास करूं तो सबसे पहले तो आपका प्री रिक्विजिट है कि कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, चाहे आपने बीएससी की हो या फिर आपने इंजीनियरिंग, मतलब टेक्निकल से आप थोड़ा सा रूबरू पहले से हो. दूसरी चीज, आपके पास प्रॉपर समय होना चाहिए उसको पूरा करने के लिए. सामान्यतः 1 साल से 1.5 साल तक लग सकता है. करेक्ट. इसके अलावा देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट नहीं, अगर जिसका बैकग्राउंड नहीं है वो एकदम एक्सपेरिमेंट ना करे इन चीजों से, क्योंकि ये उसके लिए रिस्की हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं. सो एक्सपेरिमेंट ना करने की जगह बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, बेस्ड ऑन रीजन सिलेक्शन होना चाहिए टेक्निकल ऑप्शनल्स में. यस सर. अ वेरी गुड चेक वुड बी, सर, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए और सिलेबस को देखिए. अगर आपको लगता है कि आपके ग्रेजुएशन में या फिर आपने कहीं भी वो सब्जेक्ट्स पढ़े हो एंड वो क्वेश्चंस आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज से भी कर सकते हो थोड़ा बहुत,
then I would say yes, you can try taking that option. और एक आपको लगता है कि आप मैथ्स में अच्छा कर लोगे अगर, तो दैट कैन बी अ गुड जजमेंट टू फॉर्म इनिशियली, अगर आप चूज करने जा रहे हो ऑप्शनल तो। और साथ ही साथ जो ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल में सब्जेक्टिविटी होती है, थोड़ा सा वेगनेस होती है कि आपने जो जवाब लिखा उसमें आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं नहीं, यहां पर ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी, आपको मालूम है कि इस चीज की इक्वेशन का ये जवाब है, तो 100 या 200 या 500 बच्चे जो भी इस सवाल को करेंगे उनका एक ही जवाब आने वाला है, तो यहां थोड़ा सा आसानी हो जाती है। करेक्ट, मतलब कि आप काफी सर्टेन हो जाते हो स्कोर को लेके, एटलीस्ट मेंस का स्कोर ऑप्शनल की तरफ से काफी सर्टेन हो जाता है कि हाँ मैं इतने मार्क्स को, तो जो कहीं से भी एक आप कह सकते हैं एक स्पोरेडिक फीलिंग आती है वो खत्म हो जाएगी, आपको क्लियर रहेगा कि हाँ यहाँ ऑप्शनल में मुझे कोई गलती नहीं है, ऑप्शनल आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ ये तो शॉर्ट क्लियर। आगे हम बात करते हैं पुनीत, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस तक आप पहुंचे थे, इंटरव्यू आपने नहीं दिया, दूसरे अटेम्प्ट में आप फाइनली इंटरव्यू तक पहुंचे और आपका नाम आज लिस्ट में शुमार है। मैं आपसे बात करना चाहूंगा उन गलतियों के बारे में, पर्टिकुलरली हम शुरू करेंगे प्रीलिम्स। ऐसी कौन सी गलतियां हैं, ऐसी कौन सी चीजें हम नजरअंदाज कर देते हैं जिनकी वजह से हमें एक साल फिर से उन्हीं चीजों को स्क्रैच से चालू करके तैयार करना पड़ता है? सर प्री में जो मैंने पहले साल गलती की, मेरा प्री में पहले साल सर अच्छे नंबर थे, मतलब 110 अराउंड नंबर थे, बट स्टिल जो मैं बिलीव करता हूँ, मैं एम कर रहा था कि सर मैं IFOS का कट ऑफ क्लियर करूँ, बट वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, एंड इन जनरल ऑल्सो मेरे को लगता है कि थोड़ा और अच्छा कर सकता था मैं प्री में। सर मैंने पढ़ काफ़ी ज़्यादा लिया था, मैंने काफ़ी सारे सोर्सेज से पढ़ लिया था, बेसिक सोर्सेज कवर कर लिए थे, बट सर मैंने उनका रिविजन पे कभी ध्यान नहीं दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये गलती मैंने प्री और मेंस दोनों में की इनफैक्ट। तो एक ये गलती तो सर मैंने अपने में पाई कि मैं इवन दो मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेथ में पढ़ा, बट मैंने उसको प्रॉपर रिवीजन और नोट्स के साथ कभी उसका रिवाइज नहीं किया। सेकेंड अटेम्प्ट में सर मैंने ये गलती नहीं दोहराई, मैं प्री के लिए कम सोर्सेज से पढ़ा, बट मैंने उसको 2 या 3 बार रिवीजन कर लिया था सेम मटेरियल का। तो सर ये एक गलती जो मैं प्री में देखा, जो मैंने अपने प्री में समझी, वो मैंने सुधारी एटलीस्ट सेकेंड अटेम्प्ट। अब इससे एक और सवाल आ जाता है, जैसे आपने बताया कि बहुत सोर्सेज से आपने पढ़ा था, काफी ज्यादा गहराई से आपने पढ़ा, अब सवाल यहाँ पर यही है कि SSR थ्योरी को हम कैसे प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकते हैं, सीख सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने बताया मुझे सिलेक्शन करने की बात है, जो आपने अपने दूसरे अटेम्प्ट में इंप्रोवाइज किया, फिर आपने सिलेक्शन के साथ सेग्रीगेशन किया और फाइनली आपने उसको रिवाइज करने में आप सक्सेसफुल हो पाए, क्योंकि अब जो डेटा है वो आपके पास सिलेक्टेड है, आपको अब प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन में से आपको पता चल गया कि ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना। ये जो डिफरेंशिएशन है कि आप दूध में से पानी अलग करते हैं, तो वो क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी उसके लिए, सेग्रीगेशन और सिलेक्शन की पर्टिकुलरली? सर एक्चुअली आफ्टर माय फर्स्ट अटेम्प्ट आल्सो, और मतलब एक तो सर स्ट्रैटेजी ये रही कि मैं काफी टॉपर ब्लॉग्स एंड वीडियोस को फॉलो किया था, तो मैं उस तरीके से मुझे आइडिया लगा कि जो मुझे एक जो मैंने आउटपुट लिया वो ये था कि सर सबके सब रिवीजन पे काफी फोकस करते हैं। मैं कोई भी मतलब यूट्यूब चैनल देखूं या फिर कोई भी ऑनलाइन वीडियो टॉक देखूं, तो मैंने देखा कि सबके सब वीडियो रिवीजन पे एक फोकस तो रहता है सारे टॉपिक्स का, तो मुझे लगा कि हाँ सर ये एक की था जो कि मैं मिस कर रहा था। सेकेंडली सर while giving my first attempt I realized कि some of the questions that I made wrong, वो मुझे लगा कि मैंने कहीं तो पढ़े हैं, बट मैं उस समय उस चीज को दिमाग में ला नहीं पा रहा था। तो मुझे एक ये फीलिंग एग्जाम के टाइम में आई कि कहीं मैंने पढ़ा है बट एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड, क्योंकि सर प्री में आपको थोड़ी पिन पॉइंटेड तैयारी की जरूरत होती है, तो वो फैक्ट मैं रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ या वो फैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, ये रियलाइजेशन मुझे एग्जाम के टाइम में हुआ था। तो एक की लर्निंग एग्जाम के टाइम में तो थी कि हाँ ठीक है, ऐसे अब मुझे क्या कहते हैं सिलेक्टेड सोर्सेज से पढ़ना है। वो क्या सिलेक्टेड सोर्सेज होंगे सर, वो अगेन मैंने टॉपर ब्लॉग्स वगैरह फॉलो किए, उसमें से देखा मेरे पास इतने सारे सोर्सेज हैं, तो लेट्स से कि सर मैं ऑलरेडी जैसे मैंने बिपिन चंद्रा में अगर एक बात करूँ बुक की, तो वो मैंने पढ़ी थी, उसके मैंने नोट्स बना लिए थे। नेक्स्ट टाइम मैं पूरी बुक फिर से नहीं पढ़ा, मैं उसी बुक की अपनी नोट्स से ही रिवीजन कर लिया। मैंने फिर सेक्शनल टेस्ट सॉल्व किए एंड दैट वाज इट अबाउट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद फिर मैं ऐसा नहीं था कि मैं इन्हीं सेक्शनल टेस्ट और अपने नोट्स को 2-3 बार रिवाइज कर लिया। मैं ऐसा नहीं था कि मैं फिर से जाके बुक पढ़ रहा हूँ या फिर मैं कोई और नई बुक या फिर मैंने स्पेक्ट्रम या ये सब फिर नहीं पढ़ी। मैं सोचा कि ठीक है, मैंने जितना इस बुक से जितना पढ़ा मैं उसी को एक बार रिवाइज कर दूँ। सिमिलरली सर ज्योग्राफी में मैंने कई सारे एक ऑनलाइन नोट्स होते हैं PMFIS, मैंने वो पढ़ा और मैंने उसके नोट्स पहली बार नहीं बनाए थे, दूसरी बार से मैंने उससे अपने नोट्स बना लिए, एग्जाम के पहले मैंने उसको रिवाइज कर लिया। सो और सेक्शनल टेस्ट दिया और सेक्शनल टेस्ट को भी रिवाइज कर लिया। सो सेकंड अटेम्प्ट में सर यही डिफरेंशिएशन मैंने किया। कहीं ना कहीं सेग्रीगेशन और सिलेक्शन आपने सेकंड अटेम्प्ट में जो किया, एक बार अपने नोट्स तैयार किए और नोट्स तैयार करने के बाद आपने अपने नोट्स को ही फर्दर रिवाइज किया। अब इससे नेक्स्ट बात आती है नोट मेकिंग की, क्योंकि आपने बताया कि आप अपने नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे अपनी पूरी तैयारी के लिए। तो नोट्स अगर आपको बनाने हैं, कंपाइल करने हैं,
तो किस तरीके से नोट्स बनाए जाने चाहिए? जनरली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रीलिम्स के लिए ज्यादा नोट्स पे डिपेंड नहीं करते, वो फाइनली मेंस के लिए अपने नोट्स बनाते हैं। आपके हिसाब से आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के नोट्स बनाए आपने, या फिर पर्टिकुलरली मेंस या प्रीलिम्स के? सर मैंने दोनों के नोट्स बनाए, और सर मैंने दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम से बनाए। तो सर कई सारे सोर्सेज, एज फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स के कुछ कुछ सोर्सेज जो मैं फॉलो करता था उसके मुझे ऑनलाइन सोर्सेज ही मिलते थे, एंड जब मैं पढ़ता था तो इन्हीं इफेक्टिवली, मतलब मैंने देखा कि मैं इफेक्टिवली जल्दी से उसके ऑनलाइन नोट्स ही बना सकता हूँ। मैं अगर कोई जैसे मैं हिंदू हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो करता हूँ, मुझे एडिटोरियल्स में कुछ कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलते थे, तो सर मेंस के पर्सपेक्टिव से तो मैं देखता था कि मैं उसके तुरंत तुरंत ऑनलाइन नोट्स बना सकता हूँ। इसके लिए मैं एवरनोट करके एक ऐप यूज करता हूँ, तो मैं तुरंत तुरंत देखता था कि मैं ऐसे नोट्स तुरंत बना सकता हूँ। सर सेकेंडली, फिर मान लीजिए मैं जैसे कोई बुक पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए मैं आर्ट एंड कल्चर की बुक पढ़ रहा हूँ बाय नितिन सिंघानिया। अब सर उसके नोट्स ऑनलाइन बनाना मुझे लगता था कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो फिर मैं उसके नोट्स सर पेज एक वाइट A4 साइज पेज लेके मैं नोट्स अपना, लेकिन मैं सर हाँ एक बात बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं था कि पहली रीडिंग में नोट्स बनाना चाहिए, आप जो सेकंड थर्ड रीडिंग कर रहे हो तभी नोट्स बनाए। तो सर जब मैं ऑफलाइन कोई बुक पढ़ता था तो मैं ऑफलाइन नोट्स बना लेता था, और ताकि मुझे ऐसा रहे कि हाँ एंड में रिवीजन में वो हेल्पफुल करेगा। तो सेकंड अटेम्प्ट में सर मैं कहूंगा कि मैंने मेजरली जो अपना टाइम दिखाया वो ये सारे नोट्स बनाने में ही बिताया बेसिकली। तो बढ़िया तैयारी के लिए पहले तो आप रीडिंग 1 से 2 बार रीडिंग करें, उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे तो काफी ज्यादा क्रिस्प और कॉन्साइज नोट्स बनेंगे। नहीं तो यस सर। एक किताब को आप फिर से लिख दें और किताब की दूसरी किताब अपने हाथों से लिख के बना दे, वो कोई मतलब का नहीं। ये सर ये गलती मैं शुरुआत में फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत, जब आई थिंक जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट जस्ट शुरुआत ही किया था, तो पहले अटेम्प्ट में सर मैंने जब मैं ज्योग्राफी की एक बुक पढ़ रहा था तो मैं वो बस पढ़ता ही चला गया, और उसके नोट्स भी मैं बनाते चला गया, तो बुक से ज्यादा तो मेरे नोट्स ही हो गए थे सर। तो आई थिंक ये सब गलतियां मत करिए, पहले एक बार पढ़ लीजिए, आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा, दूसरी रीडिंग कर लीजिए तब आपको और अच्छा आइडिया लगेगा, तीसरी रीडिंग में फिर अपने नोट्स बना सकते क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो सारी चीज जानने के लिए 1 से 2 बार आप रीडिंग लगाएंगे, ज्यादा अच्छा होगा। हैं। यस सर। पुनीत, यस। इससे आगे बढ़ते हैं। मैं पर्टिकुलरली अब मैथ्स के ऑप्शनल है जैसे एस्पिरेंट्स के, उनके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? आपने मुझे बताया 1 से 1.5 साल लगेगा, तो वो 1 से 1.5 साल किस तरीके से हमें मैथ्स की तैयारी करनी चाहिए ऑप्शनल की पर्टिकुलरली? मैं अप्रोच किया था इस ऑप्शनल को कि सर मैंने सोचा था कि मैं लेट्स से कि मैं 2021 का अटेम्प्ट दे रहा हूँ, एंड मैंने अभी 2020 जुलाई या अगस्त में रियलाइज किया है कि मुझे एग्जाम देना है। तो सर फर्स्ट मेरा फोकस ये होना चाहिए कि मैं विद इन 6 months to 8 months ट्राई करूँ कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हो सकता है नहीं भी होगा, लेकिन आप ट्राई करिए। उसके लिए सर there are two ways which you can go about it. First is either you can go through following the standard books. ये सर टॉपर ब्लॉग्स पे अवेलेबल है, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। उन सारे बुक्स को मंगाइए, एंड रेलिवेंट चैप्टर्स भी सर ने मेंशन किए हुए हैं, वो सारे चैप्टर्स आप सॉल्व करना शुरू करिए। दैट कैन बी वन अप्रोच। अ सेकेंड अप्रोच इज सर यू कैन जॉइन अ कोचिंग, विच आई वुड से कि आप ऑप्शनल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सर ऑप्शनल में किसी का अगर एक गाइडेंस मिल जाए देन इट्स गुड इनफ। कोचिंग में सर ये फायदा होगा कि आपका जल्दी से सिलेबस खत्म हो सकता है। आई थिंक 6 to 7 months में आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, बट सर ऐसा नहीं कि उसमें आपको बुक्स रिफर नहीं करनी पड़ेंगी। इवन आफ्टर ज्वाइनिंग दैट कोचिंग एंड इवन आफ्टर रिफरिंग टू द नोट्स, यू माइट रिक्वायर टू रिफर टू स्टैंडर्ड बुक्स, सो दैट आपका 100% सिलेबस का कवरेज हो, क्योंकि कोचिंग के साथ आपका 70 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। तो सर मेरी अप्रोच ये थी कि मैंने कोचिंग तो नहीं ज्वाइन की थी, बट मैंने उस कोचिंग के नोट्स मंगा लिए थे, वो मेरा एक बेस बना दिया। सेकेंडली सर फिर मैंने देखा कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से सॉल्व करता था। मैं देखता था कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं मिस आउट कर रहा हूँ। फिर सर मैं उस टॉपिक की पर्टिकुलर बुक जो कि टॉपर के ब्लॉग पे अवेलेबल थी, वो मैंने मंगाई, एंड सर वो वाले टॉपिक्स जो कि मैं मिस आउट कर रहा था उनसे मैंने वो टॉपिक्स कंप्लीट किए। सर इन दिस एंटायर प्रोसेस एक बात बहुत नेसेसरी है कि आप जब भी मैथ्स लगा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप एक फ्रेश कॉपी पे लगाएं, और इस तरीके से लगाएं कि उन नोट्स को आप वापस आके रिफर कर सकें। क्योंकि सर आप इसमें ऐसा नहीं है कि मैथ्स में आप नोट्स नहीं बनाओगे, बिकॉज द सिलेबस बिकम सो ह्यूज, यू नीड टू एग्जाम के पहले इसका भी रिवीजन एक काफ़ी बड़ा चैलेंज खुद में एक होता है। तो ऐसा नहीं हुआ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट एक साथ याद रहेंगे। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप फ्रेश कॉपीज में नोट्स बनाएं, एंड वो नोट्स को बार बार रेफर करते रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैथ्स में भी आप भूलते चले जाओगे। आप जो आज फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक का एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हो सकता है 3 महीने बाद आप बिल्कुल से भूल जाओ। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके नोट्स इतने प्रॉपर हो कि आप उनको रिवाइज करके अपने कॉन्सेप्ट फिर से याद कर सकें।
So this is was my approach in mathematics. तो मैथ्स में भी कहीं ना कहीं बुक कीपिंग एंड कंपाइलेशन की जरूरत है, ताकि आप फ्यूचर में जैसे आपके एग्जाम के शायद महीना भर या 1.5 महीना पहले आप उसको रिवाइज कर पाए, आप गो थ्रू कर पाए उसे। Yes, sir. Correct, sir. अब इससे फाइनली बात आती है कि आपने इतना सारा टाइम, जनरली देखा जाए तो आप मैथ्स को डिवोट कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से आपने दूसरे कुछ सब्जेक्ट से उनमें कम इंपॉर्टेंस दिया, या फिर सेकंड मदरली बिहेवियर, स्टेप मदरली बिहेवियर था आपका? पर्टिकुलरली जैसे जो अन्य एस्पिरेंट्स है वो ऐसे या GS4 के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सोचते हैं ये तो हो जाएगा, मुझे अंग्रेजी आती है, मैं निबंध लिख दूंगा, या फिर GS4 में ऐसा सोचते हैं कि ये तो परिभाषा वाला काम है, डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, वो सब मुझसे बन जाएंगी, एक रात रट के मैं ये चीज कर सकता हूँ। तो आपका क्या अप्रोच था, और जनरली स्टूडेंट्स क्या इग्नोर करते हैं इनको, ये स्कोरिंग हो सकते हैं? सर मैंने देखा है कि मैथ्स ऑप्शनल में बच्चे इस चीज को इग्नोर करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैथ्स ऑप्शनल में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी आपका जीएस में बुरे मार्क्स के कारण सिलेक्शन रुक सकता है। ऐसे मैंने एग्जांपल्स खुद भी देखे हैं। इनफैक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद मेरा भी ये कारण था। ऑल्दो मेरे मैथ्स ऑप्शन में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट सर वन ऑफ द कारण वॉज कि मेरे जीएस में भी अच्छे नंबर नहीं आए थे। तो माई एडवाइस वुड बी कि सर डोंट इग्नोर जीएस एट द एक्सपेंस ऑफ मैथमेटिक्स। आपका फोकस ठीक है, हो सकता है कि आप दिन में 50% ऑफ द टाइम मैथ्स दे रहे हो, बट जीएस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड सर व्हाट आई हैव सीन इन लास्ट 2-3 इयर्स, जीएस में भी इस प्रकार की मार्किंग हो गई है कि उसमें भी स्कोर करना हैज बिकम इक्वली इंपॉर्टेंट एज यू आर स्कोरिंग इन मैथ्स ऑप्शनल। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसे की प्रैक्टिस ही नहीं की, या फिर आपने जीएस 1 2 3 4 में कुछ लाइक जैसे फॉर एग्जांपल जीएस 4 में सर आप ने जो बेसिक तैयारी है, बेसिक टर्म्स याद ही नहीं किए हैं, एंड जस्ट आप ऐसे ही एग्जाम में चले जा रहे हो, तो सर बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे जीएस 4 में इनफैक्ट इन इफ माय फर्स्ट अटेम्प्ट, अभी मार्कशीट आई नहीं है, बट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैड अ लो स्कोर। तो मैंने सर उस पर काफी मेहनत की थी इन माय सेकंड अटेम्प्ट, रियलाइजिंग कि हाँ दिस वाज वन ऑफ द फैक्टर व्हिच मेड मी नॉट क्वालिफाई इवन द मेंस लिस्ट। तो मेरे हिसाब से सर वन शुड नॉट इग्नोर एट दिस प्रेजेंट टाइम। अभी थोड़ा आई थिंक मार्किंग पैटर्न भी यूपीएससी का 1-2 साल में चेंज हुआ है, तो यू शुड नॉट इग्नोर जीएस एंड मैथ्स बोथ। पुनीत, इससे बात आती है कि क्या तब्दीलियां लाए आप अपनी तैयारी में, अप्रोच में, GS4 के लिए पर्टिकुलरली? सर मैंने जीएस 4 में ये पाया था कि इवन तो मुझे उम्मीद थी कि काफी मार्क्स आने चाहिए, बट मेरे मार्क्स उतने आए नहीं। सर मैंने ऑन रिफ्लेक्टिव मैंने जितने फिर टॉपर ब्लॉग्स पढ़े, या फिर मैंने जितने आंसर्स पढ़े टॉपर्स के, जो कि वेरियस वेबसाइट्स वगैरह डालती हैं उनकी टेस्ट सीरीज की, मैंने दो चीजें पाई सर। इन सेक्शन ए सर मैं काफी लोग अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स कोट करते हैं, जो कि सर मैंने पाया जो सेक्शन ए में मैं उतने अच्छे, मैं तो एग्जाम्पल्स कोट ही नहीं कर रहा था। मतलब मैं कोई भी, अगर मान लीजिए इंटीग्रिटी है, डिफाइन इंटीग्रिटी, मैं शायद इंटीग्रिटी डिफाइन करके छोड़ दे रहा था, मैं कोई एग्जाम्पल्स कोट नहीं कर रहा था। तो सर मुझे एक ये डिफरेंस लगा कि अगर जैसे ही मैं एग्जाम्पल्स कोट करने लगता हूँ, तो मेरे मार्क्स उन टेस्ट सीरीज में बढ़ जाते थे। तो एक मैंने ये डिफरेंस पाया, तो मुझे लगा कि हाँ ये मैं इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। तो सर सेकंड अटेम्प्ट में मैं रेडीमेड एग्जाम्पल्स रखा था फॉर ऑल द की टर्म्स, उनके डेफिनेशन के साथ कुछ कुछ रेडीमेड एग्जाम्पल्स की सर ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आया तो फिर मेरे एग्जाम्पल्स वुड गो इन दिस वे। बिकॉज सर एक बहुत अच्छा कनेक्ट बन जाता है मेरे हिसाब से। अगर मैं कोई मेरा आंसर पढ़ रहा है एंड इफ ही रीड्स दैट एग्जाम्पल, आई थिंक ही कैन connect to whatever he I try to mean by the meaning of term integrity. सर सेकेंडली सर जो मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं बहुत ही जो केस स्टडीज जो सेक्शन बी होती थी, उसमें हो सकता है कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने के चलते शायद कोई एक्शन जनरली नहीं ले पा रहा। मतलब मैं बहुत ही मिडिल ग्राउंड लेने के चलते आई वॉज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। तो जो मैंने एक ब्लॉग फॉलो किया, तो मुझे उसमें एक अच्छी बात लगी। उन्होंने बोला कि इन दोज केसेस वेयर इट इज इनहेरेंटली रॉन्ग, यू शुड टेक अ स्टैंड लाइक टू, because being a civil servant it is required for you to take an action in those cases. कई एक सर बहुत सेफ प्लेइंग मेथड हो जाता है एस्पिरेंट्स का कि नहीं नहीं हम एक्शन नहीं लेंगे, बट आई थिंक वो गलत है। तो मेरे हिसाब से ये चीज मैंने रियलाइज किया, मैंने अपनी केस स्टडी की अप्रोच थोड़ी सी मॉडिफाई की उस तरीके से कि सर मैं एज अ सिविल सर्वेंट अगर मैं खड़े होकर देखूं, बिकॉज आई एम रिक्वायर्ड टू टेक अ डिसीजन कंसर्निंग दीज आर द फैक्ट्स, मेरे हिसाब से मुझे डिसीजन ऐसे से लेना चाहिए। तो मैंने एक ही अप्रोच थोड़ी की थी कि इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग द मिडिल ग्राउंड, आई विल नाउ गो अहेड एंड टेक अ डिसीजन आल्सो। तो ये दो अप्रोच सर मैंने थोड़ा मॉडिफाई की इन तो जीएस। हर जगह मध्यम मार्ग नहीं चलने वाला, कहीं ना कहीं यू हैव टू टेक दोस एक्सट्रीम्स, कि आपको कहीं ना यस कहीं यू हैव टू साइड विद समथिंग। इफ इट्स रॉन्ग देन यू हैव यस टू से दैट इट्स रॉन्ग, अदर यस अदर देन सेइंग इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट राइट। वो बीच वाला जो यस स्टैंड है वो नहीं चलने वाला। yes sir, instead of beating around the bush for things like कुछ कुछ case studies में sir you should not beat around the bush. It is an open and shut case. You should take a stand and you should, because आप एक सिविल सर्वेंट के टाइम पे आपके पास बहुत सारा डिस्क्रिशन भी होगा एंड पावर्स भी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है।
अगर आप उस समय मिडिल ग्राउंड लेके बैठ गए एंड कोई एक्शन नहीं ले, सो नॉट टेकिंग एन एक्शन सर इज इटसेल्फ आई थिंक अ फॉर्म ऑफ करप्शन। आई थिंक एक क्वेश्चन था इस बार भी जी। इसी लाइन पे। तो वन शुड टेक एन एक्शन, should justify it and try to think like a civil servant also. तो जब आप ऐसे को एथिक्स को अप्रोच करते हैं तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट वैसा होना चाहिए कि आप उस सिचुएशन में अपने आप को देखें, यू ट्रेड शूज विद द क्वेश्चन सो दैट यू कैन डू जस्टिस विद इट। Correct sir, correct sir. अब इसके बाद बात आती है पुनीत, पर्टिकुलरली आप मैथ्स को भी कंपाइल कर रहे हैं, साथ में जीएस4 ऐसे सबको आपने बैलेंस करने की बात कही कि यू डोंट हैव टू इग्नोर एनीथिंग। इन दैट केस डोंट यू थिंक कि 3 महीने का जो समय है जो हमें मिलता है प्रीलिम्स के बाद, वो काफी कम पड़ जाता है उन सारी चीजों को कंपाइल करने के लिए? और जो आपने रूल्स सेट किए हैं उन रूल्स को फॉलो करना, कितना डेडिकेटेड तरीके से आप वो रूल्स फॉलो कर सकते हैं कि नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द प्रिपरेशन ऑफ एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स? सर डिफिकल्ट है, बट सर वही बात है कि सर आपको ना ये आई थिंक दिस एग्जाम इज लाइक एन, इसलिए ईयर लॉन्ग एग्जाम है, इसीलिए वो काफी मेहनत वाला एग्जाम है। क्योंकि सर मैथ ऑप्शनल अगर आपने लिया है देन यू शुड बी रेडी, एज यू मेंशन कि सर 3 महीने इज अ वेरी लेस टाइम टू लाइक बिल्ड इट अप। सो आपकी मैथ्स की तैयारी सर मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि आपकी मैथ्स की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि प्री के 1 महीना पहले तक यू आर ऑलमोस्ट रेडी, यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू गो एंड राइट द एग्जाम फॉर मैथमेटिक्स। The only thing that you should do in those 3 months is to join a test series and is to compile your notes and revise them. That's it. आप कोई नया टॉपिक अगर आप उस समय समझ ट्राई भी कर रहे हैं तो आप शायद कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, एंड आप हो सकता है कि आप अच्छा ना कर पाए उस टॉपिक में, मैथ्स में। तो सर वो 1 साल जो आप, जैसे मैंने कहा था 1 साल पहले आपको तैयारी शुरू आपने की है, तो आपका वो उस समय तक नोट्स अगर ठीक से बने हुए हैं तो कंपाइलेशन में फिर सर उतना इशू नहीं रहता मैथ्स में। बस हाँ, आपको रिवीजन कॉन्स्टेंटली करना है एंड अपनी टेस्ट सीरीज एक ज्वाइन कर लीजिए, विच आई वुड हाईली रिकमेंड। और उसमें या तो खुद घर में बैठ के भी आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लाइक 4-6 लोग मिलके भी एक टेस्ट सीरीज करके क्वेश्चन सर्कुलेट हो सकता है। इज नॉट नेसेसरी टू जॉइन अ कोचिंग, बट आप वो क्वेश्चन रेगुलरली रिवाइज करिए, जहाँ पे आप गलती करें वो देखिए, सिली मिस्टेक्स मत करिए। ये 3 महीने में सर ये चीजें होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ बिगिनिंग एनी न्यू टॉपिक, वो सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कंपाइलेशन सर अगर आपने अच्छे से अपने नोट्स बनाए, इसमें मैं कह रहा था जब आप पहली बार भी कर रहे हैं ना मैथ्स, तो आपके नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सोचा है कि मैं रफ वर्क करते हुए चला जाऊंगा और सब कुछ ठीक से बाद में मैं देख लूंगा इसको, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ट्राई से ही आपका बहुत ही अच्छी कॉपी में बहुत ही साफ सुथरे तरीके से आपने लगाया होना चाहिए, ताकि वो एंड में, क्योंकि इसका फायदा सर आपको वो 3 मंथ्स में मिलेगा। सेकेंडली सर जो वो 3 महीने होते हैं जैसे आपने कहा जीएस के लिए, इसमें सर हाँ मेजर मेजर पोर्शन आ जाता है कि सर आपका अब, क्योंकि अभी तक आपने हो सकता है लास्ट 2-3-4 महीने से, या फिर मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लेता था प्री के लिए, तो उस महीने में आपने हो सकता है मेन जो अपने नोट्स बना लिए हैं वो थोड़े प्री ओरिएंटेड हो गए हो, तो फिर अब वो चीज़ों को कन्वर्ट करना और मेंस के हिसाब से टॉपिक वाइज नोट्स बनाना, उसमें सर हर टाइम लग सकता है। तो सर मेरे हिसाब से यही है कि हाँ उतने टाइम में अगेन कोई नया सोर्स मत पढ़िए, जिस सोर्स से आप पढ़े हैं उसी सोर्स से ट्राई टू मॉडिफाई योर नोट्स मेंस पर्सपेक्टिव की तरफ से। करंट अफेयर्स में भी जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, उससे देखिए कि आप मेंस पर्सपेक्टिव से क्या क्या पॉइंट्स ला सकते हैं। तो वो 2-3 महीने ये आप ट्राई कर सकते हैं निकालने में, मतलब इस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं प्रॉपर वे में। आई वुड नॉट से कि कोई नया सोर्स उस समय आपको पढ़ने की जरूरत है उन 3-4 महीने में, जो मेन प्री और मेंस के टाइम में। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो 3 महीने हैं उनमें कंसिस्टेंटली आप रिवाइज करें, आंसर लिखने का प्रयास करें, ना कि कोई नई कहानी पढ़ने का प्रयास करें। कोई नई चीज, एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है 3 महीना, वो पूरा जो समय है रिवीजन का है। गिवन अगर आपका साइंस ऑप्शनल है, मैथ्स ऑप्शनल है, तब तो मैं कहूंगा कि बहुत कम टाइम रहता है, ना आपको दोनों, अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किए हैं तो दोनों में किसी में एक में हो सकता है मार्क्स कम है, एक में ज्यादा है, तो फिर एक वो भी आपको बैलेंस आउट करके चलना पड़ेगा कि हाँ मेरे को इसमें भी इम्प्रूव करना है, उसमें तो फिर इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि आप एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। अब इसे फाइनली हम आते हैं आपके आखिरी चरण में, जो इंटरव्यू था। आपने फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू दिया था और फर्स्ट टाइम में यू मेड इट इन द लिस्ट। ये अक्सर सर ऐसा दिस होता है पुनीत के, बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो इंटरव्यू के बाद उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है। आपके हिसाब से ऐसी क्या कमियां रह जाती हैं वो इंटरव्यू में? वो क्या, जो पैनल है वो क्या ढूंढता है एस्पिरेंट्स के अंदर, जो जनरली बहुत सारे एस्पिरेंट्स में उनको नहीं मिल पाता है, और वो इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी वापस उनको शुरू से शुरू करना पड़ता है? सर अगर अगर किसी को लगता है कि उसके इंटरव्यू में कम स्कोर आ रहे हैं सर, जो मैं समझता हूँ, अगर किसी को लगता है कि इंटरव्यू के स्कोर्स की वजह से वो रह जा रहे हैं, सर कुछ पॉसिबिलिटीज जो कि मुझे लगती हैं कि इंटरव्यू में कम स्कोर आने की वजह होती है सर, वो तो है, पहला बात है कॉन्फिडेंस। आई हैव सीन कि बच्चों में एक कॉन्फिडेंस की कमी रहती है उनके प्रोफाइल को लेके,
उनके बैकग्राउंड को लेके, या फिर उनको एक वो बना लेते हैं कि ये वाला बोर्ड ज्यादा नंबर देता है, ये वाला बोर्ड कम नंबर देता है। बोर्ड में घुसने इंटरव्यू में घुसने से पहले सर अगर आपके मन में इतनी शंकाएं हैं, तो सर जब आप इंटरव्यू देने घुसेंगे तो फिर वो शंकाएं सब वहीं बाहर आ जाएंगी। फिर सर आप क्या वो क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाएंगे? तो सर मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस इतना, मेरे हिसाब से इतना एनालिसिस पैरालिसिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट एंड बी ऑनेस्ट अबाउट इट। वॉट एवर आपने सर, आपकी जिंदगी है सर, अब सर आपने डिसीजन लिए हैं, उसका भुगता भी आपने और आपने खुशी भी आपको है, तो वो उस बात में अब दुखी होने से क्या फायदा? तो उस कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि ठीक है, मैं यहाँ तक आया हूँ, मैं मेंस क्वालिफाई करके आया हूँ, आई हैव ऑल द लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, आई विल गो विद ऑल द कॉन्फिडेंस दैट आई हैव, एंड डोंट प्री मैच्योरली फॉर्म एनी ओपिनियन अबाउट एनी ऑफ द बोर्ड्स। अब मेरे साथ ये अच्छा हुआ कि मेरे को जो बोर्ड मिला था, मेरे को उसकी मार्किंग पैटर्न के बारे में पता ही नहीं था, तो मैं तो एकदम कॉन्फिडेंटली गया इंटरव्यू में कि ठीक है मैं अच्छे से दूंगा जो भी है, मुझे पता ही नहीं है कौन सा बोर्ड है, तो मतलब कैसी मार्किंग है, सॉरी। तो मैं वो सोच के ही नहीं गया। और अपनी प्रोफाइल को लेके, इन सब को लेके मत सोचिए। मेरे हिसाब से यूपीएससी को इतना मैटर नहीं करता है। व्हाट द मैटर इज कि वो आधे घंटे 40 मिनट में आप कितना कॉन्फिडेंटली आंसर दे पा रहे हैं। सेकेंडली सर, जो मैंने एक वीडियो देखा था राज्यसभा टीवी में, थोड़े दिन पहले ही आया था, उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स मेंशन किए थे एक मैम ने, कि व्हाट दे लुक इन पीपल इज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। फॉर एग्जांपल सर, पेट्रियोटिज्म होना चाहिए उसमें, उस बंदे में, बंदी में। सर्विस बिफोर सेल्फ होना एक क्वालिटी एक और होनी चाहिए, और डेडिकेशन होना चाहिए। So these are some of the qualities which you should try to highlight. For example, look back at your DAF and your life and try to structure your answers. जब आप prepare करो इंटरव्यू के, कि आप ये सारी qualities पे focus करो। I mean, I'm not saying कि आपसे directly पूछेगा कि क्या क्या qualities हैं आप में, but in your answers, when you're trying to answer, these are some of the qualities that should overall reflect. तो सर एक तरीके से मेरे साथ, जब आप प्रिपेयर करो डैफ के ऊपर या कोई भी आंसर्स वगैरह, तो ट्राई टू मेक दीज क्वालिटीज एज ए फोकस। थर्ड एंड लास्ट सर, व्हाट आई हैव सीन इज कि people go are largely unprepared about even the standard question. For example, tell me about yourself. People may just go there randomly and try to answer it without even writing it down. सर मैं खुद के लिए, मैं अगर मैं कहूँ तो मैंने काफी प्रिपेयर किया इंटरव्यू, अपना डैफ उठाया मैंने, एंड काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, एचआर वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रिपेयर किए, अपने डैफ के क्वेश्चन यार काफी ज्यादा प्रिपेयर किए, अच्छे से लिख के प्रॉपर, ताकि ये सारे क्वेश्चंस अगर आए, देन आई एम रेडी टू स्पीक इट अप ओवर देयर, रादर देन मेकिंग ट्राइंग टू मेक फॉर्मुलेट आंसर्स एट द स्पॉट। मैं काफी प्रिपेयर्ड था ऑलरेडी कि अगर ये सारे क्वेश्चंस हैं, देन दीज वुड बी माय आंसर एंड दिस इज हाउ आई वुड गो अबाउट इट। तो सर ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि अ पर्सन कैन लुक एट। जो आपने बात बताई है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, आप अगर जवाब नहीं भी दे पा रहे हैं तो आप उसको कितना ग्रेशियसली डिनाई करें कि सर आई डोंट नो। सर मैंने कई सारे क्वेश्चंस में बोला कि सर आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो, एंड सर उसमें दे वर ओके विद इट। मतलब समहाउ इतना कॉर्डियल माहौल था कि ठीक है, आई मीन आई डोंट नो, आई एम एक्सेप्टिंग दिस, दे आल्सो एक्सेप्टेड इट, इट्स नॉट ठीक है, कोई नहीं जानना सर, कोई इट्स नॉट एन इशू आई थिंक इन एन इंटरव्यू। क्योंकि अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, आप मेंस क्लियर करके आए, मतलब आप पढ़ सकते हैं, आप सीख सकते हैं, यू आर बिल्कुल सर। एडमिनिस्ट्रेटेबल, यू कैन लर्न। तो वो चीज यस वो सर। देखना ही नहीं चाह रहे हैं, वो आपने बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दी, और वो एस्पिरेंट्स अपने दिमाग में रखेंगे कि आपको प्रीमोनिशन नहीं बनाना है बोर्ड से संबंधित या फिर और भी किसी तरीके। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं हम कि सबसे पहले आपको जरूरी है कॉन्फिडेंस होना। आप कोई भी चीज एंटिसिपेट ना करें कि भविष्य क्या होने वाला है, उसके बारे में आप ना सोचें। प्रीमोनिशन ना रखें किसी चीज के बारे में, चाहे पैनल के बारे में या फिर उनके मार्किंग पैटर्न के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने मुझे बताया कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, उनको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चाहिए, सर्विस बिफोर सेल्फ चाहिए, और पेट्रियोटिज्म चाहिए। और ये ऐसा नहीं है आपको अपनी जबान से बोलने की जरूरत है, आपके एक्टिविटीज में, आपके आंसर्स में वो चीज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर हम कंबाइन कर लें, तो हम इंटरव्यू के बारे में भी बात कर चुके हैं। आपने मुझे मेंस के बारे में बताया कि किस तरीके से एक टेक्निकल ऑप्शनल लेने के साथ साथ भी हम अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएगा अनुशासन। आप रेगुलरली उस चीज को करेंगे तभी वो चीज हो पाएगी। ये सर अनुशासन तो सर बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब डिस्ट्रैक्शंस अपनी लाइफ से जितना कम कर सकें, मैं उतना सजेस्ट करूंगा। पुनीत, आपने डिस्ट्रैक्शंस की बात की, इसलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। सामान्यतः ये देखा जाता है कि सोशल मीडिया से आइसोलेशन प्रेफर करते हैं बहुत से एस्पिरेंट्स। कुछ ऐसा मानते हैं कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ये सारी जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन में खलल डालने का प्रयास करती है। आप कितना मानते हैं कि क्या इन चीजों को बैलेंस कर दिया जा सकता है कि उनको उतना ही यूज किया जाए जितना हमें करना है, या फिर उनको टोटली अवॉइड करना पड़ेगा, बाइकआउट करना पड़ेगा, तभी प्रॉपर प्रिपरेशन हो सकती है? सर मैं पर्सनली मानता हूं कि सर बॉयकॉट करना चाहिए।
ड्यूरिंग द टाइम दैट यू आर प्रिपेयरिंग। सर मैं खुद ही अपना फेसबुक जब से आई थिंक 3 साल से मैं लॉग इन नहीं किया था, जस्ट आफ्टर रिजल्ट्स मैंने लॉग इन किया। इसी तरह मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे भी अपना लॉग आउट कर दिया था। तो मतलब मेरे हिसाब से सर एक हो जाता है कि इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग एट दैट पॉइंट, लेट से आप पढ़ रहे हो, आप शायद यूज नहीं कर रहे हो, सुबह से आपने यूज नहीं किया, बट सर अगर आप उन मीडियाज पे एक्टिव हो, देन कहीं ना कहीं दिमाग का कोई ना कोई पोर्शन हो सकता है उसी पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक की आपकी फोटो या डीपी के बारे में सोच रहा है। तो सर आई वुड से कि ट्राई टू नॉट डू इट इफ इट, अगर आप बहुत ही अभिन्न अंग नहीं है मेरे हिसाब से अगर आपका सोशल मीडिया इंटरेक्शन, तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। हाँ, बट मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब वगैरह में मत जाइए। फॉर एग्जांपल यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, वो सब अगर आप फॉलो करते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, देन इट इज वेरी वेल एंड गुड। बट आई वुड, मैं पर्सनली सर अवॉइड किया था 2-3 साल सोशल मीडिया। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ये ऐसे टॉपिक जैसा हो गया कि इंटरनेट बैन, बून और बेन। यहाँ पे भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या फायदेमंद है। जैसे यूट्यूब में बहुत सारे आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस, गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फेसबुक और इंस्टाग्राम एक डिस्ट्रैक्शन की तरह आपके अनुसार, जो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आपका कुछ न्यूरॉन्स को कंज्यूम कर रहे होंगे। यस सर, वही मुझे भी यही लगता है, तो मैं सर अवॉइड किया था 2-3। फाइनली 4 अक्टूबर को पेपर है। पुनीत, क्या आपके गाइडिंग वर्ड्स होंगे? व्हाट वुड बी योर गाइडिंग लाइट फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस 4 अक्टूबर Yes, पेपर? yes. I think it is less than 50 days now. जी। I would suggest to aspirants, uh, don't read any new material. Try to revise what you have done. Make it like आप एक बार रिवाइज करो, 2 बार रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो, जितनी बार कर सकते हो करो अच्छे से। अपने जितने भी आपने कोई एक हो सकता है एक टेस्ट सीरीज की हो या 2, जितनी भी टेस्ट सीरीज की हो, आप उसको रिवाइज करो, अपनी गलतियों को पहचानो एंड इटरेटिवली ट्राई टू गेट इट बेटर इन द फुल लेंथ टेस्ट। आप फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, उसमें देखिए कौन कौन से कहाँ कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं, किस टाइप की गलतियां कर रहे हैं। इज इट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज? देन ट्राई टू रिवाइज दैट टॉपिक इफ यू हैव नॉट रेड, इफ यू हैव रेड ऑलरेडी, सॉरी। एंड ट्राई टू, अगर आपके पास अभी तक किसी पर्टिकुलर चीज का नोट्स नहीं है तो ट्राई टू एडजस्ट जल्दी से, कहीं से आपको जितना शॉर्टकट में नोट्स मिल सकता है वो ट्राई टू गेट दैट, बिकॉज अब सर टाइम नहीं है, मतलब 48-50 डेज से भी कम बचे हैं। तो आई वुड से कि अब तो आपको सोर्सेज एकदम आपके हो जाने चाहिए कि हाँ मेरे सोर्सेज इतने हैं। जस्ट ट्राई टू रिवाइज, टेस्ट सीरीज देते रहिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्कोर्स इटरेटिवली कि ठीक है मेरे ये टॉपिक्स प्रॉपर नहीं है, ये गलतियां मैं कर रहा हूँ, तो ठीक है आई विल इम्प्रूव ऑन देम, कहाँ गलती हुई ये सब रियलाइज करके। तो आई थिंक दीज वुड बी माय गाइडिंग मंत्रास। मॉक टेस्ट देते रहें, प्रैक्टिस अपनी बनाए रखें और नोट मेकिंग में टाइम वेस्ट ना करें। कहीं से भी अगर शॉर्ट आपको जल्दी से जल्दी नोट्स एक्सेस हो रहे हैं तो वो चीज करें। चलिए पुनीत, तो ये सेशन हम रैप अप करते हैं। आपसे बात करके हमें काफी इंसाइट्स मिले, बहुत सारी चीजें हमें समझ में आई। तो ये थे पुनीत द्विवेदी, ऑल इंडिया रैंक 123। हमने इनके ऑप्शनल के बारे में जाना। मैथ्स चूंकि इनका ऑप्शनल है, इन्होंने हमें बताया कि लगभग 1 से 1.5 साल अगर आप अनुशासन के साथ एक बैलेंस एस्टैब्लिश करके तैयारी करते हैं तो आप मैथ्स को एक अच्छे खासे स्कोरिंग तरीके से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उन्होंने हमें बताया कि GS4 और एसए के साथ भी सौतेली माँ जैसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। आपको जीएस को और अपने ऑप्शनल को साथ में लेकर चलना है। इंटरव्यू के बारे में भी बात हुई हमारी। इन्होंने हमें बताया किस तरीके से कॉन्फिडेंस और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की जरूरत है, ना कि आपके प्रीमोनिशंस या एंटिसिपेशन की। कोई भ्रांति लेकर, कोई भी मिथ लेकर दिमाग में ना जाए। क्लियर माइंड से आप जाएंगे तो आपका एक एक चरण, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की या फिर इंटरव्यू की, सारे क्लियर होंगे और आपका नाम लिस्ट में होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओनली आईएएस के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।